हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं फरवरी की मैगजीन। उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन। और सब टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थंबनेल पे। तारकीय जुड़वा का अध्ययन, मेटालॉजिकल कोक आयात नीति में बदलाव, उल्फ सुपरमैन, एक से दो टॉपिक और हैं। हम सभी टॉपिक को देखेंगे क्या है। तारकीय जुड़वा का अध्ययन किया गया है। क्या है ये तारकीय जुड़वा, स्टेलर ट्विंस, इनके बारे में जानेंगे। तो भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है जिसका नाम है एरीज, और एक प्रयोगशाला है जिसका नाम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इनके खगोलविदों ने एक अध्ययन किया है। किस पर किया है? संपर्क द्वितारों पर किया है। किस पर? कॉन्टेक्ट बाइनरीज। कॉन्टेक्ट बाइनरीज यानी कि संपर्क द्वितारों। मैं सब बताऊंगी कि क्या है कॉन्टेक्ट बाइनरीज, क्या है संपर्क तारा। इसका विस्तृत अध्ययन किया है। और ये जो कॉन्टेक्ट बाइनरीज जिसका अध्ययन किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डब्ल्यू उर्से मेजोरिस। उर्से लिख लीजिएगा हिंदी में, उर्से मेजोरिस। इसका अध्ययन किया गया है। और इस शोध में ये बात पता चली कि जो तारों का विकास है, उनके द्रव्यमान का जो हस्तांतरण है, चुंबकीय व्यवहार है, उन सब को समझने के लिए ये शोध जो है प्राकृतिक प्रयोगशाला का काम कर रहा है। किसका? प्राकृतिक प्रयोगशाला का काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि कॉन्टेक्ट बाइनरीज यानी कि संपर्क द्वितारे का अध्ययन किया गया है। क्या होता है ये संपर्क द्वितारा, इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है कि दो तारे, मान लीजिए दो स्टार हैं, दो तारे एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, नजदीक होते हैं, इसी कारण ये क्या संपर्क द्वितारा बोला जा रहा है, यानी कि काफी नजदीक होते हैं। और ये दोनों तारे जो ना एक ही बाहरी वायुमंडल को साझा करते हैं। जो वायुमंडल ये आपस में साझा करते हैं वो एक ही होता है। ठीक है, अलग अलग वायुमंडल में नहीं होते हैं, एक ही वायुमंडल को ये साझा करते हैं। इतने ज्यादा नजदीक होते हैं और एक दूसरे की परिक्रमा भी करते रहते हैं। ठीक है, ये जो तारे हैं एक दूसरे की परिक्रमा भी करते रहते हैं। इनका आकार कैसे होता है? एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण इनका आकार जो है वो गोल ना होकर, तारों का जो आकार है वो गोल ना होकर कैसा हो जाता है? डंबल आकार का हो जाता है। ठीक है, इतने पास ये होते हैं कि डंबल आकार के दिखते हैं। साझा आवरण मैंने बताया कि ये जो है इनका जो जो ये वायुमंडल का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, एक ही वायुमंडल को ये साझा करते हैं। ठीक है, ये जो तारे हैं मैंने ये भी बताया कि ये प्राकृतिक प्रयोगशालाओं की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्रव्यमान, त्रिज्या हो गई, तापमान हो गया, जितने भी मौलिक तारकीय मापदंड हैं उसके सटीक निर्धारण में ये मदद करते हैं। ठीक है, सटीक निर्धारण में ये मदद करते हैं। ठीक है, ये बताया गया शोध में जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष ये निकला है कि तारों की सतह पर जो है ना स्टार स्पॉट्स हैं गहरे। किसकी तरह? सूर्य पर जो स्पॉट धब्बे दिखाई देते हैं, सूर्य पर जो धब्बे दिखाई देते हैं उन्हीं की तरह इन तारों पर क्या है, गहरे स्टार स्पॉट्स पाए गए हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे कि इन तारों में जो अत्यंत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है। ठीक है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हैं। ये बात किससे पता चलती है? कि इनमें गहरे स्टार स्पॉट्स पाए गए हैं। स्टार स्पॉट्स यानी कि धब्बे पाए गए हैं, जैसा कि सूर्य में पाया जाता है। तारे जो हैं अपनी बाहरी परतों को साझा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इनका बाहरी कोई परत है, ये आपस में इसे साझा करते हैं। ठीक है, और समय के साथ जो है ना इन दोनों की कक्षाओं में बदलाव भी होता रहता है, और इनके बीच जो है वो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव दर्शाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी है। ओके, तो ये था पूरा तारकीय जुड़वा का अध्ययन जो हुआ है वो उसके बारे में। बस आपको इसमें सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वो है कि क्या है ये संपर्क द्वितारा। ठीक है, किस चीज का अध्ययन किया गया, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है।
मेटालर्जिकल कोक आयात नीति में बदलाव हुआ है। ठीक है, क्या है ये मेटालर्जिकल कोक जो है ये कम राख वाले होते हैं। ठीक है, कम राख वाले कोक यानी कि कोयला, कम राख वाले कोयले ये होते हैं। तो भारत सरकार ने इन पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा था, इनके आयात पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा था उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। मात्रात्मक प्रतिबंध क्या होता है? मात्रात्मक प्रतिबंध का ये मतलब हो गया कि अगर भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि हमारे यहाँ 1 क्विंटल गेहूं ही आएगा। ठीक है, 1 क्विंटल गेहूं ही आयात किया जाएगा, तो जैसे ही 1 क्विंटल पूरा होगा तो ये आयात बंद हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? मात्रात्मक प्रतिबंध, यानी कि क्वांटिटी की बात हो रही है ना, क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन जो होता है उसी को कहते हैं हम क्या? मात्रात्मक प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ गई होगी। तो ये मात्रात्मक प्रतिबंध को जो है मेटालर्जिकल कोक से हटा लिया गया है तत्काल प्रभाव से। यह कदम जो है किसने उठाया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा ये कदम उठाया गया है। क्यों उठाया गया? क्योंकि अब जो है वित्त मंत्रालय ने इस उत्पाद पर मेटालर्जिकल जो कोक है इस पे क्या लगाया है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी से क्या होगा? मान लीजिए कि आप कोई शूज की बात कर लो, मान लीजिए कोई शूज आपके इंडिया में 800 रुपए का है। ठीक है, और उसको अमेरिका से हम लाए तो अमेरिका वाले इसको 500 रुपए में यहाँ बेचेंगे, तो इस पे 300 रुपए का एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया जाता है, ताकि जो भारत की चीज है और विदेश से जो आयात की जा रही है इन दोनों का प्राइस बराबर हो जाए। ठीक है, तो एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर इन्होंने जो मात्रात्मक प्रतिबंध था उसको हटा लिया। ठीक किया। आपको इसमें और इसमें रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि मात्रा से अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हम जो है शुल्क एंटी डंपिंग लगा दिए तो दोनों की जो मूल्य हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाया किसके द्वारा गया है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। मेटालर्जिकल कोक का जो यूज होता है वो किस में होता है? इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में अनिवार्य घटक है। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में ये अनिवार्य घटक है। ठीक है, अनिवार्य है, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, गुणवत्ता क्या है इसकी? इसकी में गुणवत्ता है कि 18% से कम राख वाली किस्में जो हैं उच्च श्रेणी के स्टील उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये बताइए इसमें नीतिगत बदलाव क्या क्या हुआ है? ठीक है, तो जब बाजार में कोई सुरक्षात्मक शुल्क नहीं था तब सरकार ने आयात की मात्रा सीमित की थी। ठीक है, आयात जो थी उसकी मात्रात्मक, मैंने बताया कि मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया। तो जब कोई सुरक्षात्मक शुल्क नहीं था तो इन्होंने आयात की मात्रा पर शुल्क लगा दिया था, इसकी मात्रा सीमित कर दी थी। लेकिन अब क्या है, +60 से +130 प्रति टन पर टन की बात हो रही है। +60 से +130 पर टन पे क्या किया है इन्होंने? अस्थाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। ठीक है, तो इसी कारण इन्होंने मात्रात्मक प्रतिबंध की आवश्यकता जो है वो समाप्त कर दी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, पहले भी मैंने यही बताने की कोशिश की है। ठीक है, भारत का जो कोकिंग कोल है ना उसकी जरूरत का लगभग 85% जो है ना वो आयात ही होता है, आयात किया जाता है। भारत के पास बहुत विशाल भंडार है कोकिंग कोयले की, लगभग कितना? 21 अरब टन का भंडार है। फिर भी जो है हम इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो 85% का हिस्सा आयात करते हैं। ठीक है, क्यों आयात करते हैं? क्योंकि जो भारत में 21 अरब टन है उसका अधिकांश हिस्सा जो है मेट्रोलॉजिकल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, सीधे आप इसे यूज में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अशुद्धियां बहुत ज़्यादा होती हैं, अशुद्धियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसको धातुकर्म में यूज नहीं किया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है। वुल्फ सुपर मून को पढ़ रहे हैं। उल्फ मून सबसे पहले जानेंगे क्या है। तो जनवरी माह की पहली पूर्णिमा का जो पारंपरिक नाम है वो है उल्फ मून। पारंपरिक नाम है किसका? जो जनवरी माह की पहली पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो 2 जनवरी 2026 को 2 जनवरी 2026 को इस साल की 2026 की पहली उल्फ सुपरमून की घटना जो है वो हुई थी। कब हुई थी? 2 जनवरी 2026 को, जब जनवरी की पूर्णिमा का समय चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु, ठीक है, मैं जो बोल रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे निकटतम बिंदु, इसको क्या कहा जाता है? सबसे निकटतम बिंदु को पेरिजी कहा जाता है। पेरिजी, ठीक है, जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है तो यही घटना क्या कहलाती है? वुल्फ मून कहलाती है। और सबसे निकटतम बिंदु का नाम क्या है? पेरिजी। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर एक इलिप्टिकल ट्रैप पर, इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। तो जिसके कारण जो है ना, इसकी पृथ्वी से जो दूरी है वो हमेशा बराबर नहीं रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, इसी कारण जो है बदलती रहती है। तो पेरिजी यानी कि जब सबसे निकट होगा चंद्रमा पृथ्वी से तो वो क्या कहलाएगा? पेरिजी, सबसे निकटतम बिंदु पेरिजी कहलाएगा। और अगर दूर की बात करें, निकट की बात हो गई तो दूर की भी होनी चाहिए। तो जब दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। नाम से वाकिफ रहना है, ठीक है। जब सबसे दूर होगा तो एपोजी कहेंगे और जब सबसे पास होगा तो पेरिजी कहेंगे। जब पूर्णिमा पेरिजी के आसपास होता है यानी निकटतम बिंदु के जब आसपास होता है तो क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी से कितना बड़ा दिखाई देता है? लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। और इसकी जो चमक होती है वो 30% अधिक होती है। चमक 30% अधिक दिखाई देगी और पृथ्वी से लगभग 14% बड़ा दिखाई देगा। इसका प्रभाव जो है ना, समुद्री प्रभाव भी देखने को मिलता है सुपरमून का। तो सुपरमून के दौरान जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव सुपरमून के समय पे सामान्य से अधिक हो जाता है। तो इससे क्या होता है? समुद्र में ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा सुना होगा आपने, ठीक है। ज्वार जब लहरें आगे की तरफ बढ़े तो ज्वार, जब लहरें पीछे की तरफ जाएं तो भाटा। तो जो ये ज्वार है ना, ये अधिक ऊंचा हो जाता है। ऊंचे ज्वार आते हैं सुपरमून के टाइम पे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्या है? तो भारत का जो मौसम विज्ञान है ये 15 जनवरी 2026 को अपनी स्थापना का 151वां वर्ष मना रहा था। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो पूर्ण होने पर इसने क्या किया है? 151 वर्ष पूर्ण होने पर इसने मिशन मौसम के तहत, जरूर याद रखिएगा, मिशन मौसम के तहत 200, कितने नंबर भी याद रखना है, 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा इन्होंने की है। क्या होगा? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो होगा इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी और मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करेगा और प्रसारित करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही आप देख रहे हो कैसा है, स्वचालित, यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। ठीक है, और ये जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है ये चाहे दूर स्थित हो चाहे दुर्गम क्षेत्र हो, सभी के मौसम अवलोकन करेगा, घनत्व और आवृत्ति को भी बढ़ाता है। ठीक है, मौसम अवलोकनों के घनत्व और आवृत्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे, मैंने कहा मिशन मौसम के तहत, मिशन मौसम क्या है ये भी जान लेंगे हम। मिशन मौसम भारतीय मौसम जो विज्ञान संस्थान है उसका एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य क्या है? भारत को उन्नत मौसम विज्ञान के माध्यम से जलवायु अनुकूल बनाना। उन्नत मौसम विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से जलवायु अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना किसका है ये मौसम मिशन जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो है एक
दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। ठीक है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। तो ये था पूरा फरवरी मंथ में जितना भी पर्यावरण से रिलेटेड चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए, और वीडियो में कोई कमी लगे तो उसे कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, हाइप का ऑप्शन आता है जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। जो मेरी मेहनत है वो और लोग भी इसका लाभ उठा सके, आप पर इस चीज़ का मेहनत कम पड़े। क्योंकि किसी को जब पढ़ाना होता है तो उस पर ज़्यादा रिसर्च करता है, जब पढ़ना होता है तो आप, जब मैं जितनी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, अगर आप ही रिसर्च करने लगेंगे, आप ही पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और आप इतना समय एक सब्जेक्ट पर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक वीडियो पहुँच सके और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।